Guys, welcome back to my channel. Today we are going to do the chapter Human Health and Diseases, जिसमें हमने क्या करना है, बहुत सारे diseases के बारे में पहले पढ़ना है, then immunity के बारे में पढ़ना है, and then further we have to study about various drugs. कैंसर भी हमारे diseases में ही आ जाता है, ठीक है. So let's begin. तो ये चैप्टर बिगिन कैसे होता है, हेल्थ की डेफिनेशन से, ठीक है. तो पहले के टाइम में ग्रीक थिंकर्स जो हुआ करते थे, जैसे कि हिपोक्रेट्स वगैरह, वो क्या सोचते थे कि जो भी पर्सन है, अगर उनके पास ब्लैक बाइल है तो वो हॉट पर्सनालिटी वाले पर्सन्स होते थे, मतलब उनको फीवर होता था मैक्सिमम टाइम. बट ये थियरी जो थी, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस की थियरी, इसको डिस्प्रूव कर दिया किसने, विलियम हार्वे ने. उन्होंने डिस्कवरी किसकी करी थी, ब्लड सर्कुलेशन की थी. ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी के साथ उन्होंने क्या प्रूव किया, और कि थर्मोमीटर से उन्होंने मेजर करा कि ऐसे पर्सन जिनके पास ब्लैक बाइल है उनका भी नॉर्मली टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, राइट. एंड देयरफॉर गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव करने वाले विलियम हार्वे थे. इस पे क्वेश्चन आ सकता है ना. हमारे माइंड में इन्फ्लुएंसेस होते हैं, दैट इज़ इम्यून सिस्टम को कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है, द न्यूरल सिस्टम, दैट इज़ एंडोक्राइन सिस्टम, यही तो कर सकते हैं. और हमारी हेल्थ बेसिकली अफेक्ट किन चीज़ों से हो सकती है, तो इट कैन बी लाइफस्टाइल, एनी जेनेटिक डिसऑर्डर. जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, जो पेरेंट्स से लेकर के इनहेरिटेबल होता है, ऐसी डेफिशिएंसीज या डिफेक्ट्स, ठीक है. या इन्फेक्शंस अगर हो रहे हैं तो उसकी ये तीनों ऑप्शंस आ सकते हैं आपको क्वेश्चन में कि हेल्थ किन चीज़ों से अफेक्ट हो सकती है. इज़ इट क्लियर? एंड ऑल्सो जो हमारी हेल्थ होती है, ये सिर्फ वो स्टेट नहीं है जिसमें हम फिज़िकली फ़िट हैं या कोई भी डिज़ीज़ एब्सेंट है, बट हेल्थ एक कंप्लीट फिज़िकल, इमोशनल, सोशल वेलबींग के बारे में बात करता है. अगर पीपल हेल्दी हैं तो डेफिनेटली ये उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करेगा, ज़्यादा वो कंसंट्रेटेड होंगे अपने वर्क के टूवर्ड्स, एंड डेफिनेटली इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लाने वाली चीज़ होगी ये, ठीक है. एंड ऑल्सो लोगों की लॉन्गिटिविटी भी बढ़ती है, दैट इज़ वो ज़्यादा ईयर्स तक उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती है. इज़ इट क्लियर? एंड इससे मॉर्टैलिटी रेट भी डाउन होता है. अगर लोग हेल्दी हैं तो बीमार कम होंगे तो वो उनकी मॉर्टैलिटी होने के चांसेस कम हो जाते हैं. तो इससे इन्फेंट और मदर की मॉर्टैलिटी रेट, दैट इज़ मेटरनल मॉर्टैलिटी रेट, दोनों ही कम हो जाते हैं. जिसके लिए हमें बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइजेस करने चाहिए, योगा करना चाहिए अलॉन्ग विद दैट. एंड ऑल्सो बहुत सारे अवेयरनेस होने चाहिए अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ेज़. वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन के बारे में आइडिया होना चाहिए. एंड ऑल्सो जो इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीनाइजेशन हो रहे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए. एंड टाइमली हमें वैक्सीनाइज करना चाहिए खुद को. एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट ऑलवेज ध्यान में रखना चाहिए. एंड हाइजीन मेंटेन करना चाहिए वाइल डीलिंग विद फूड, वाटर, रिसोर्सेज. इज़ इट क्लियर? अब डिज़ीज़ कब होती है, जब वन या मोर देन वन ऑर्गन हमारी बॉडी का बहुत एडवर्सली अफेक्टेड हो जाता है. एंड अफेक्टेड होने के साथ साथ कुछ साइंस हमें बार बार आ रहे हैं जिनको हम सिम्टम्स कहते हैं. तो इसका मतलब ये है कि पर्सन हेल्दी नहीं है, मतलब वो डिजीज़्ड है. इज़ इट क्लियर? डिसईज्ड मतलब वो ईज नहीं है, अब डिसीज़ है, ठीक है. अब डिजीज़ दो टाइप की हो सकती हैं, दैट इज़ इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस. इन्फेक्शियस डिजीज़ वो होते हैं जो कम्युनिकेबल होते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ईजिली ट्रांसमिटेड हो जाते हैं. लाइक कॉमन कोल्ड ईजिली एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड हो जाता है. एड्स भी इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो अगर बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आने की वजह से ट्रांसफ़र हो जाता है. नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में हमारे पास कैंसर आ जाते हैं, तो अगर कैंसर है तो वो टच होने से नहीं फैलता किसी को. इज़ इट क्लियर? वो नॉन इन्फेक्शियस है. सो ये डिजीज़ मल्टीपल टाइप की होती हैं, जिसमें कॉजेटिव एजेंट्स भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है, पैरासाइट हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, हेलमिंथिस हो सकते हैं, ठीक है. तो मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स जो होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं. पैथोजेंस एक्चुअली किसके लिए हम कहते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ कॉज करते हैं उनको हम पैथोजेंस कहते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स, मतलब जो हमारे बॉडी के ऊपर पैरासिटाइज कर रहे होते हैं, वो मोस्टली क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं. एंड इनको क्या पता होता है, ये भी पता होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे वहाँ पे. जैसे कि
उनको अडेप्ट करना पड़ता है इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ। अगर पैथोजन को हमारे गट में एंटर करना है तो उसको पता होगा कि पीएच बहुत लो होता है हमारे स्टमक का, उसको कैसे सर्वाइव करें, और वेरियस डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं उनसे कैसे बचें, खुद को डाइजेस्ट होने से कैसे बचें। ठीक है, तो ये हम आगे किसी चैप्टर में देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें इवॉल्व करी थी एंडोपैरासाइट्स एक्टोपैरासाइट्स ने। ठीक है, नाउ हम अभी तो शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट डिजीज़ से, दैट इज़ द टाइफॉइड। सो इट इज़ बेसिकली कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी, जो एक पैथोजेनिक बैक्टीरियम है, एंड ये टाइफॉइड फीवर कॉज करता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे अफेक्ट होती है, बिकॉज यहाँ पे ये बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे फ्लरिश करता है। ये ट्रांसमिट होता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर हमने गंदा पानी या खाना टच कर लिया, खा लिया, उसकी वजह से क्या होगा, टाइफॉइड हो सकता है, एंड जिसकी वजह से सस्टेन्ड हाई फीवर होता है, एंटेरिक फीवर जिसको हम कहते हैं, बिकॉज ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू होता है। ठीक है, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस का हमेशा हाई फीवर रहेगा, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, स्टमक पेन होगा। तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं हमारे दैट इज़ टाइफॉइड की। इज इट क्लियर? इंटेस्टिनल परफोरेशंस दैट इज़ होल्स भी बन सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में इन द केस ऑफ सीवियर केसेस। ठीक है, विडाल टेस्ट को हम कंफर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ विडाल टेस्ट इज़ द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर कंफर्मिंग टाइफॉइड, है ना। अगर किसी पर्सन को टाइफॉइड जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं, सस्टेन फीवर हो रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन हो रही, हेडेक हो रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, देन अब वो क्या करेगा, कंफर्मेशन के लिए जाएगा कि टाइफॉइड है या नहीं, क्लियर कर ले। तो उसके लिए हमारे पास टेस्ट जो होता है दैट इज़ द विडाल टेस्ट। एंड विडाल टेस्ट जो है इसके साथ एक हिस्ट्री भी रिलेटेड है, दैट इज़ एक्चुअली मैरी मेलन के साथ हिस्ट्री रिलेटेड है, क्योंकि वो कुक थी और वो एक टाइफॉइड कैरियर भी थी। उसको पता नहीं था कि शी इज़ द टाइफॉइड कैरियर, एंड वो जितने भी खाने बनाती थी उन सब में की वजह से लोगों को बहुत सारे टाइफॉइड हुए, इसलिए इसका नाम मैरी मेलन, टाइफॉइड मैरी भी इसका निकनेम अब हमने कर दिया है। डेंजरस स्टोरी रिलेटेड। नाउ द सेकेंड बैक्टीरियल डिजीज़ जो हमने करनी है दैट इज़ निमोनिया, विच इज़ कॉज्ड विद द हेल्प ऑफ 2 डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरियाज, दैट इज़ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, एंड इसमें इन्फेक्ट क्या होता है, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पूरा इन्फेक्टेड होता है, दैट इज़ एल्वियोलाई, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्फेक्टेड होता है, जिसमें एल्वियोलाई हमारे लंग्स की इन्फेक्ट हो जाती हैं, एंड वो फ्लूइड फिल्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती है, एंड रेस्पिरेशन में इश्यूज़ होते हैं, एंड सीवियर केसेस में हमारे नेल्स एंड लिप्स ग्रे टू ब्लूइश भी कन्वर्ट हो जाते हैं। साइनोसिस हो सकता है बिकॉज वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन ज़्यादा हो रहे हैं, एंड इससे फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, ये सारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं उसके। एंड ये ट्रांसमिट कैसे होता है निमोनिया, थ्रू द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, दैट इज़ किसी ने आपके सामने क्या कर दिया, यॉन कर दिया या छींक दिया, तो इसकी वजह से ये ट्रांसमिट हो सकता है। एंड इवन बाय शेयरिंग द यूटेंसिल्स, अगर आप ग्लासेस शेयर कर रहे हो तो उससे भी निमोनिया स्प्रेड होता है। अदर बैक्टीरियल डिजीज़ क्या है हमारे पास, डिसेंट्री, प्लेग, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्यूबोनिक प्लेग आता है जो बैक्टीरिया ही कॉज करता है। डिसेंट्री, डिप्थेरिया भी बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, राइट। अब बहुत सारे वायरसेस भी हैं जो डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, जैसे कि राइनो वायरस की बात करते हैं। तो राइनो वर्ड जो होता है वो नोज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, जैसे राइनोप्लास्टी होती है जो नोज़ की सर्जरी को राइनोप्लास्टी कहते हैं। इज़ इट क्लियर? सो राइनो वायरसेस क्या करते हैं, दे कॉज कॉमन कोल्ड, एंड इसमें हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज इन्फेक्ट होता है, नॉट द लंग्स, अपोजिट ऑफ निमोनिया होता है। एंड इसकी वजह से क्या होता है, नेज़ल कंजेशन होगा, डिस्चार्ज होगा, सोर थ्रोट, होर्सनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, एंड ऑल्सो ये 3 to 7 डेज तक लास्ट कर सकता है, एंड ऑटोमेटिकली खुद से ही ये ठीक होता है। देयर इज़ नो एंटीबायोटिक अगेंस्ट दिस, बिकॉज ये वायरस है ना, इसके लिए आप एंटीबायोटिक्स नहीं बना सकते, और ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड करेगा, जो अगर डायरेक्टली आप इनहेल कर दिए या फिर ट्रांसमिट होगा थ्रू द कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, जैसे आपने पेन्स, बुक्स, कप्स, इन सबको हाथ लगाया, डोर नॉब्स, कंप्यूटर कीबोर्ड, माउस, इन सब जो बहुत सारे लोग टच करते हैं, राइट। तो इससे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द प्रोटोजोअल डिजीज़ेस, तो प्रोटोजोआ से हमारे को मलेरिया हो सकता है, दैट इज़ प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, राइट, सीलिएटेड प्रोटोजोआ, वो मलेरिया कॉज करता है। तो इसमें होता क्या है, प्लाज्मोडियम एक टाइनी सा प्रोटोजोआ होता है
एंड इसकी 3 सब स्पीशीज़ होते हैं, दैट इज़ वाइवेक्स, मलेरिया, फैल्सीपेरम। फैल्सीपेरम जो होता है वो मोस्ट सीरियस टाइप का होता है एंड इवन फेटल होता है, दैट इज़ डेथ भी कॉज कर सकता है। प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में एंटर करता है अपनी एक स्टेज पे जिसको हम स्पोरोजॉइड स्टेज कहते हैं, मतलब ये इन्फेक्शियस स्टेज होती है मैन के लिए। अगर मान लो फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो आता है, वो बाइट करता है हमें ब्लड में लेते टाइम, तो ये स्पोरोजॉइड्स क्या होंगे हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देगा ये, जिसकी वजह से वो फर्दर डेवलपमेंट शुरू करता है प्लाज्मोडियम अपनी, राइट। तो इनिशियली ये पैरासाइट जो हमारे ब्लड के साथ आएगा एंड लिवर के पास आ जाता है, लिवर में अपनी मल्टीप्लिकेशन करता है बहुत फास्ट एंड अटैक करता है उसके बाद आरबीसीज़ को, जिसकी रप्चर होने की वजह से कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट इज़ हीमोजोइन रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से चिल्स एंड हाई फीवर आते हैं ऑलमोस्ट 3 to 4 days में, ठीक है। और ये सिर्फ बाइट ऑफ अ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस से ही होता है। सिर्फ फीमेल एनोफिलिस है तब भी रॉन्ग है, बिकॉज इन्फेक्टेड होनी चाहिए ना वो फीमेल एनोफिलिस। अगर अब किसी नेक्स्ट उसने एनाफिलिस ने आकर के हमें बाइट किया इन्फेक्टेड पर्सन को, तो वो उसके अंदर चले जाती है वो स्टेज, दैट इज़ गैमेटोसिटिक स्टेज होती है। आई विल एक्सप्लेन यू विद द फ्लो चार्ट। तो वो गैमेटोसिटिक फेज़ उसके अंदर चली जाती है एंड फर्दर डेवलपमेंट वहाँ पे होती है, जो स्टोर होते हैं इन द सलावरी ग्लैंड्स ऑफ द मस्कीटो एंड दिस मॉस्कीटोज बाइट ह्यूमन स्पोरोजाइट्स फिर से एंटर करेंगे ह्यूमंस में एंड देन अगेन यही सेम साइकिल रिपीट होती है। तो प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट जो है वो एक्चुअली डायजेनेटिक होता है, इसको 2 होस्ट चाहिए होते हैं, पहला ह्यूमंस एंड दूसरे क्या होते हैं मस्कीटो चाहिए होता है, ठीक है। फीमेल एनोफिलिस एंड ह्यूमंस चाहिए होते हैं एंड इसके ट्रांसमिटेबल एजेंट्स क्या होते हैं, फीमेल एनोफिलिस होता है, राइट। नाउ लेट्स सी थ्रू द डायग्राम्स। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मॉस्किटो ने हमें बाइट करा तो लिवर सेल्स में जाकर के पहले तो फटाफट से डिवाइड करेगा, हाइड करने की कोशिश करेगा, स्पोरोजॉइड्स को उसने इंजेक्ट करा है, देन वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके अपना नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे। इसको हम लिवर में हो रहा है तो हिपेटोसिटिक शाइजोगेनोई भी कहते हैं, दैट इज़ प्री एरिथ्रोसिटिक साइकिल। और जब ये इनका नंबर बढ़ जाता है तो ये आरबीसीज़ को भी इन्फेक्ट करेंगे। आरबीसीज़ को इन्फेक्ट करने पर अगेन यहाँ पे एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करके अपना नंबर इंक्रीज़ करेंगे एंड आरबीसीज़ को बर्स्ट कर देंगे, जिसकी वजह से ये खुद एक स्टेज दैट इज़ मेरोजॉइड स्टेज पे रिलीज़ होंगे एंड हीमोजॉइन रिलीज़ कर देंगे वो केमिकल, जिसकी वजह से हमें चिल्स एंड फीवर्स आते हैं। एंड देन उसके बाद माइक्रो एंड मैक्रो गेमीट्स बनते हैं, दैट इज़ गेमेटोसिटिक फेज़ आती है एंड सेक्सुअल स्टेज जो होती है गेमेटोसाइट्स वाली वो आरबीसीज़ में ही डेवलप करती है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गेमेटोसाइट्स ही फाइनली ट्रांसमिट होते हैं। अगर किसी फिर से फ्रेश एनोफिलिस आया हमें बाइट करा तो वो उसके अंदर चला जाएगा गेमेटोसिटिक फेज़ एंड जो फर्दर फर्टिलाइजेशन गट में करेगा एंड जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो स्टमक में उसके चलेगा, ठीक है। वो स्टोर होंगे स्पोरोजॉइड्स कहाँ पे स्टोर होंगे, सलाइवरी ग्लैंड में एंड मैच्योर होंगे, देन फाइनली नेक्स्ट बाइट से वो इन्फेक्शन कॉज कर पाएंगे। इज इट क्लियर? नाउ द सेकेंड डिजीज़ इज़ एंटामोइबिका हिस्टोलिटिका से कॉज होने वाली, दैट इज़ अमीबियासिस। ये भी एक प्रोटोजोआ है, ये लार्ज इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है और हमने देखा कि टाइफॉइड में क्या इन्फेक्ट होता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अमीबियासिस को हम अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं, जिसमें कॉन्स्टिपेशन होता है, एब्डोमिनल पेन, देन स्टूल्स होते हैं विद लॉट ऑफ म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। और इसके लिए कैरियर कौन होता है, हाउस फ्लाइज, दैट इज़ मस्का डोमेस्टिका, इसकी मैकेनिकल कैरियर्स होते हैं। ये फीसेस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड प्रोडक्ट्स, दैट इज़ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। नाउ एस्केरियसिस जो होता है वो कॉमन राउंड वॉर्म होता है एंड वुचेरेरिया जो ये फिलेरियल वॉर्म होता है। एस्केरिस से एस्केरियसिस होता है, वुचेरेरिया से क्या होता है, एलिफेंटियासिस होता है, ठीक है। एस्केरियसिस में क्या होगा, ये दोनों ये क्या होते हैं, एस्कलमेंथिस होता है। तो एस्केरियसिस में इंटरनल ब्लीडिंग होती है, मस्कुलर पेन होगा, फीवर, अनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज भी इवन हो सकता है। ये कैसे ट्रांसमिट होगा, थ्रू द एग्स ऑफ अगर इन्फेक्टेड दैट इज़ कंटामिनेटेड वाटर है, फूड है, उनसे ट्रांसमिट होता है, ठीक है। ना वुचेरेरिया के 2 यहाँ पे स्पीसीज़ होते हैं, बैंग्रोफ्टी एंड मलाई।
जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स था, फैल्सीवेरम था एंड देन मलेरी था। यहाँ पे भी बैंक्रॉफ्टी एंड मलाई है, ये विविपेरस होते हैं एंड ये इन्फेक्ट करते हैं लिम्फेटिक वेसल्स को एंड बहुत सालों तक वहाँ पे रहते हैं, लोअर लिम्स ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करेंगे एंड जिसकी वजह से वहाँ पे फ्लूइड डिपोजिशन होने लग जाता है एंड एलिफेंटियासिस या फिलेरियासिस इस सिचुएशन को हम कहते हैं। एंड ग्रॉस डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, दैट इज़ हमें विजिबल चेंजेस देखने को मिलते हैं। हेल्दी इंडिविजुअल्स को ट्रांसमिट होता है विद द बाइट ऑफ द फीमेल मस्कीटो, दैट इज़ क्यूलेक्स इसका ट्रांसमिटिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये एलिफेंटियासिस को शो कर रखा है इन्होंने, आइडेंटिफाई करने आना चाहिए आपको। दिस इज़ रिंगवॉर्म, है ना। रिंगवॉर्म अब कैसे होता है, बहुत सारी फंजाई जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिलोंग करते हैं टू माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मेटोफाइटन एंड ट्रैकोफाइटन इन जेनेरा को। ठीक है, दिस आर द डिफरेंट काइंड ऑफ जेनेराज। तो इनको बिलोंग करने वाले जो भी फंजाइज होते हैं वो रिंगवॉर्म कॉज कर सकते हैं एंड ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। टच से क्या करेगी, स्प्रेड करेगी अलॉन्ग विद द टावल्स, क्लोथ्स, कॉम्स, अगर आप यूज़ कर रहे हो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का तो उससे भी होगी। एंड इसमें स्केली ड्राई लेशंस हो जाते हैं बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्किन एंड नेल्स पे एंड ऑल्सो स्काल्प पे। ठीक है, और ये ग्रो कब करते हैं, जब इनको मॉइस्चर वाली कंडीशंस एंड हीट मिलता है, जहाँ पे ये थ्राइव एंड ग्रो करते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट। और ये रीजन्स कहाँ अवेलेबल होते हैं, ग्रॉइन में एंड बिटवीन द टोज, दैट इज़ अगर आप सॉक्स भी गीले पहन लो तो रिंगवॉर्म होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब इन प्रॉब्लम से बचने के लिए एयरबॉर्न डिजीज़ जो हमारे पास न्यूमोनिया था एंड देन कॉमन कोल्ड था, उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें कांटेक्ट अवॉइड करना चाहिए इन्फेक्टेड पर्सन से, है ना, उनकी बिलोंगिंग्स को टच नहीं करना चाहिए। अगर हम कंटामिनेटेड फूड के थ्रू ट्रांसमिशन की बात करें, टाइफॉइड, एस्केरियासिस एंड अमीबियासिस की, तो वहाँ पर हमें बिल्कुल हाइजीनिक फूड एंड वाटर लेना चाहिए इन आर डाइट। ठीक है, मलेरिया एंड फिलेरियासिस जो जिनके लिए ट्रांसमिटेबल एजेंट वेक्टर्स इनके पास थे, इंसेक्ट वेक्टर्स, दैट इज़ मस्कीटोज थे, इसमें क्यूलेक्स था एंड इसमें एनोफिलिस थी। तो उनकी ब्रीडिंग प्लेसेस को बिल्कुल एलिमिनेट करना चाहिए हमें। स्टैगनेंट वाटर तो कहीं छोड़ना ही चाहिए। अपने घर के आजू बाजू में हाउस होल्ड कूलर्स, नेट्स, इन सब को बिल्कुल साफ़ रखना चाहिए। एंड ऑल्सो द फिशेज़, दैट इज़ गैम्बूजिया फ़िश जो होती है ना, उनको पॉन्ड्स में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, बिकॉज वो मॉस्किटो के लार्वे पे फीड करते हैं, तो मॉस्किटोज़ का काउंट वो इमीडिएटली कम कर देते हैं। या इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रेड करना चाहिए हमें इन द डिचेस, सो दैट ये मस्कीटोज़ मर जाएं। वायर मेश्ड वाली हमारे पास विंडोज़ होनी चाहिए। एंड वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेस जैसे कि एड्स मस्कीटो जो होता है, ये डेंगू, दैट इज़ द डेंगू फीवर भी कॉज करता है एंड चिकनगुनिया, येलो फीवर भी कॉज करता है एडीज मस्कीटो। ठीक है, कम्प्लीटली क्योरेबल हमारे पास स्मॉल पॉक्स हो चुका है एंड वैक्सीन की हेल्प से अभी तक तो हमने डिप्थेरिया, न्यूमोनिया, पोलियो एंड टिटनेस को बहुत लेवल तक ट्रीट कर चुका है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्यूनिटी। तो अगर आपने देखा होगा तो हम डेली बहुत सारे पैथोजन से एक्सपोज होते हैं, राइट। और नंबर ऑफ़ इन्फेक्शियस एजेंट्स हमारे एनवायरनमेंट में होता है, इमीडिएट एनवायरनमेंट में, और सारे से एक्सपोज होकर के तो हमें डिजीज़ हमेशा ही तो नहीं हुई रहती। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के पास खुद का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, दैट इज़ इम्यूनिटी होती है, टू फाइट द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब ये इम्यूनिटी या तो इनेट हो सकती है या तो अक्वायर्ड हो सकती है। अगर इनेट हुई, दैट इज़ वो प्रेजेंट बाय बर्थ है, नॉन स्पेसिफिक है, कोई भी प्रॉब्लम आए ये फाइट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, और ये 4 टाइप के बैरियर्स प्रोवाइड करता है, पहला फिजिकल, दूसरा फिजियोलॉजिकल एंड थर्ड इज़ द सेलुलर एंड फोर्थ इज़ द साइटोकाइनिन। ठीक है, तो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर्स जो होते हैं इनको मिला करके हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहेंगे। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होता है, हमारे पास सेलुलर बैरियर्स आते हैं एंड साइटोकाइनिन आता है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पे हमें थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पे हमें अक्वायर्ड मतलब इन्फेक्शन थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस पे अगर गया तो वो वहाँ पे हो ही जाता है। ठीक है, मतलब हमें सिम्टम्स अपीयर होने ही लग जाते हैं। तो फिज़िकल बैरियर्स में हमारे पास स्किन एंड म्यूकस आता है एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में हमारे पास क्या आते हैं, सिक्रेटरी चीज़ें जैसे कि टीयर्स, सलाइवा एंड एसिड इन द स्टमक। सलाइवा और टीयर्स में क्या होते हैं, लाइसोजाइम होते हैं जो कुछ बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है।
देन सेलुलर बैरियर्स आते हैं जैसे ल्यूकोसाइट्स, WBCs है ना, PMNL, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स होते हैं नेचुरल किलर्स होते हैं जो फेगोसिटाइज कर देते हैं कोई भी फॉरेन सब्सटेंस को एंड डिस्ट्रॉय कर देते हैं उनको। साइटोकाइनिन बैरियर्स में अल्फा जो भी वायरस इन्फेक्टेड सेल होगा वो दूसरे नॉन वायरल सेल्स को नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन करता है विच इज कॉल्ड एज अल्फा इंटरफेरॉन, जिससे पता चलता है दूसरे सेल्स को कि हमें बचना है ना, टाइम टू बी अलर्ट, दैट वो सिग्नल ये सब पास करता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी पहले तो ये पैथोजन स्पेसिफिक होगी, ये बाय बर्थ प्रेजेंट नहीं होगी, डेवलप होती है आफ्टर फर्स्ट एक्सपोजर टू द, पहला इनकाउंटर जब हो जाता है टू द कॉजेटिव एजेंट, तब उसके बाद ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी आती है एंड इसमें मेमोरी बन जाती है ना। पहले बार में अगर कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो उसकी मेमोरी बन कर के रख ली जाती है ताकि सेकेंड टाइम हो तो बहुत फास्ट हम उसके ऊपर अटैक कर पाए, ठीक है, क्योंकि मेमोरी तो पहले से है ही। तो प्राइमरी रिस्पांस, पहला रिस्पांस बहुत लो इंटेंसिटी का होगा, बट सेकेंड एनकाउंटर जब होता है ना तो उसके पास मेमोरी, बी सेल्स, टी सेल्स तो है ही। तो अब सेकेंड टाइम पे सेकेंडरी रिस्पांस या एनामेनेस्टिक रिस्पांस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है एंड बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडीज़ रिलीज़ होती हैं। पहले अटैक में एंटीबॉडी IgM होती है, सेकेंड में IgG होती है जो बल्क में रिलीज़ होती है, ठीक है। अब जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडीज़ बेसिकली क्या होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, मतलब कि वो ग्लाइकोप्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उसमें दो चेन्स होंगी, लाइट चेन एंड हैवी चेन। ये दोनों क्या है, अपनी हैवी चेन है, दिस इज़ द लाइट चेन एंड दिस इज़ द लाइट चेन, जिसमें ये वेरिएबल आर्म है, दिस इज़ द कांस्टेंट आर्म, दिस इज़ कांस्टेंट आर्म, दिस इज़ वेरिएबल आर्म, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट हम H2DL2 के फॉर्म में करते हैं बिकॉज दो हैवी दो लाइट चेन्स होते हैं तो H2L2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास 5 टाइप की एंटीबॉडीज़ होते हैं, IgA, IgG, IgM, IgD, IgE। ऑन द बेसिस ऑफ हैवी चेन कौन कौन सी होती हैं, जैसे IgG में गामा होता है, IgA में अल्फ़ा होता है, IgM में माइक्रो, IgD में डेल्टा, IgE में एप्सिलॉन, ऐसे होता है, ठीक है। एंड इनकी अबंडेंस का सीक्वेंस आपको याद रखना है, दैट इज़ GAMD। सो ये IgG सबसे ज़्यादा अबंडेंट होगी, फिर A, फिर M, फिर D, फिर E, ठीक है। ये अबंडेंस के बारे में है हमारे एंटीबॉडीज़ के। ना जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं एंड देन फाइनली हमारे पास ह्यूमरल इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करते हैं या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड इज़ टी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट्स कोई एंटीबॉडीज़ तो नहीं बनाते डायरेक्टली, बट वो हेल्प करते हैं बी लिम्फोसाइट्स को किसमें, एंटीबॉडी बनाने में, ठीक है। ये होते हैं हमारे टी लिम्फोसाइट्स। जो रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए, दैट इज़ अगर कोई ग्राफ्ट रिजेक्शन हो रहा है, दैट इज़ हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करा रहे हैं, उसका रिजेक्शन हो रहा है तो उसके लिए हेल्पर टी सेल्स एक्टिव है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एक्टिव है, उसके लिए ही रिजेक्शन हो रहा है। तो अगर आपको एसेप्शन करवाना है तो ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को थोड़ा कम करना पड़ेगा, उसके लिए इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देने पड़ते हैं हमें थ्रू आउट द लाइफ टू द पेशेंट। और ऑल्सो जो हमारे पास ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है उसके पहले बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स होते हैं जो पूरे होने ही चाहिए, दैट इज़ टिश्यू ग्रुप मैचिंग एंड देन ब्लड ग्रुप मैचिंग। ये तो प्री रिक्विजिट्स हैं, है ना, इनके बिना तो कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हो ही नहीं सकता। सॉरी, यहाँ पे हेल्पर सेल्स नहीं, किलर सेल्स होते हैं जो ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टी किलर सेल्स होते हैं, ठीक है। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो तो फर्स्ट एक्सपोजर से ही आती है, इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। एंड जो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होती है उसमें क्या होता है कि हम वैक्सीनेशन करते हैं, दैट इज़ थोड़े से किल्ड या वीकेंड पैथोजेंस होते हैं ना, जिनको हम एटीन्यूटेड कहते हैं, उनको हम अपने बॉडी में इंजेक्ट करवा लेते हैं। तो उस टाइम पे जो इन्फेक्शन होगा उसको तो वो फाइट कर जाएंगी, हमारी बॉडी कर जाएगी, बट उसके बाद फर्दर अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उससे तो उससे हमारी बॉडी बच जाती है, ठीक है ना। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में दो एग्जांपल्स आता है। पहला तो कोलोस्ट्रम के थ्रू जो बेबी को मिलता है, दैट इज़ IgA। अगर मदर ने बेबी को जन्म दिया तो उसके कुछ महीनों तक, दैट इज़ 2-3 मंथ्स तक
या इनिशियल फ्यू आवर्स में जो मिल्क रिलीज़ करती है उसमें IgA एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं जो ज़रूरी है उस फीटस के लिए। तो ये पैसिव नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल हो गया। या IgG जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर देते हैं, वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स। एंड दूसरे टाइप की क्या होते हैं हमारे पास, एक्टिव नहीं, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, जिसमें हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो उस टाइम पे जैसे कि हमें किसी स्नेक ने काट लिया तो अब हमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ डालने की सिचुएशन है। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ लेंगे, उसको हमारी बॉडी में डाल देते हैं। ठीक है, स्नेक बाइट हो या टिटनस हो, इन सभी केसेस में हमें यही करना होता है कि हमने क्या करना होता है, आर्टिफिशियल तरीके से बाहर से लेकर के हमने पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी रहती है। तो आगे चलते हैं। तो वैक्सीन से हमारे पास क्या होता है, वही हमारे पास मेमोरीज़ बन जाती है बी और टी लिम्फोसाइट्स की, जो हेल्प करते हैं ओवरकम करने में किसी भी अब फर्दर इन्फेक्शंस जो फ्यूचर में होने वाले हैं उनमें। ठीक है, अगर टिटनस हुआ है, अगर टिटनस होने के चांसेस हैं हमारी बॉडी में, तो हम एंटी टिटनस सीरम ले लेते हैं, ATS जिसको कहते हैं, है ना, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़, एंटीबायोटिक्स इसमें ऑलरेडी होते हैं। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से हमने बहुत सारे वैक्सीन्स बनाने की कोशिश की है, जिसमें सक्सेसफुल तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन ही सक्सेसफुली बन पाई हैं थ्रू बैक्टीरिया और ईस्ट एज अ होस्ट। ठीक है, एलर्जीज़ में IgE सबसे ज़्यादा अमाउंट पे रिलीज़ होगा। एलर्जी होता क्या है, जिसमें हमारी बॉडी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स देती है कुछ एलर्जेंस को। एलर्जेंस जैसे कि डस्ट, माइट्स, डेंडर एंड पॉलन्स, स्पोर्स, बैक्टीरिया, ये सब हो सकते हैं, मोल्ड, ये सब अगर एटमॉस्फेयर में है हमारे पास तो उनकी वजह से एलर्जी हो सकती है लोगों को। ठीक है, एंड एलर्जी के टाइम होता क्या है, जो मास्ट सेल्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं क्या, हिस्टामिन, सेरोटोनिन। तो इनके लेवल्स को कम करने के लिए हमें एंटी एलर्जिक चीज़ें देनी पड़ती हैं, जैसे कि एंटी हिस्टामिन में बेनिड्रिल एग्जांपल हो सकता है, एंटी हिस्टामिन, या तो स्टेरॉयडल ड्रग्स, एंड देन एड्रेनलिन हार्मोन्स वगैरह देने पड़ते हैं जो एलर्जिक रिस्पॉन्सेस को थोड़े से कम कर देते हैं। ऑटो इम्यूनिटी, अब हमारी बॉडी को ये तो है कि अपने सेल्स, दूसरे सेल्स कौन से हैं ये पता कर लेती है, तभी तो अगर दूसरे सेल्स आते हैं तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम तुरंत ट्रिगर हो जाता है। ये वो तभी कर पाती है कुछ ही केसेस में, बट कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि हमारी सेल्फ सेल्स और नॉन सेल्फ सेल्स को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, हमारी बॉडी नहीं डिस्टिंग्विश कर पाती और सेल्फ सेल्स को ही अटैक करने लग जाती है। इसकी एग्जांपल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिमोटेड आर्थराइटिस, एंड देन रिमोटेड आर्थराइटिस और ऑटो इम्यूनिटी की एग्जांपल सोरियोसिस, डायबिटीज़ मेलिटस 1 एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सारे क्या हैं, फेनॉक्सी, दिस ऑल थिंग्स आर कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ठीक है ना, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यू, सेल्स, इन सब से मिलकर के बना होता है, प्लस सॉल्युबल सब्सटेंस जिनको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो फॉरेन एंटीजेंस को आइडेंटिफाई कर लेता है, उनको किल कर देता है, फेगोसिटाइज कर लेता है। ठीक है, तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्राइमरी सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी जहाँ पे वो एंटीजन सेंसरी बनते हैं जैसे बोन मैरो एंड थाइमस, और सेकेंडरी जहाँ पर वो क्या बन जाते हैं, इफेक्टर सेल्स बन जाते हैं, वहाँ पे वो रीजन इनको मिलता है, राइट। टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट्स, इनका प्रोडक्शन तो प्राइमरी लिम्फॉइड में ही होता है, बट फर्दर डेवलपमेंट के लिए टी लिम्फोसाइट्स कहाँ पे आते हैं, थाइमस के पास आते हैं। ठीक है,
वहाँ पे इनकी कंप्लीट डिफरेंशिएशन होती है। सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज़ अब क्या होते हैं, दे आर द लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पियर्स पैचेज ऑफ द स्मॉल इंटेस्टिन। स्मॉल इंटेस्टिन में पियर्स पैचेज होते हैं, ये हमको याद रखना है।